मेरठ बार का वार्षिक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज यहां पर अध्यक्ष से लेकर पूरे पैनल के जो प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन कर दिया है और अब देखेंगे चहल पहल किस तरीके की है कचहरी के अंदर। एक बार कैमरा से कहूँगा चौतरफा दिखा दे, चहल पहल देख लीजिए और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कचहरी के अंदर चुनाव शुरू हो चुका है। तमाम अधिवक्ता इस चुनाव में मौजूद हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस जो वार्षिक चुनाव का पर्व है इसको मना रहे हैं। पूरा पैनल यहाँ मौजूद है, अध्यक्ष पद के लिए लोग हैं और तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। चुनाव का जो नामांकन था वो कर चुके हैं। हालांकि सीधे सीधे बात कर सकते हैं। वरिष्ठ युवा अधिवक्ता, सभी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ भी हैं, युवा भी हैं, सीनियर हैं। सर, आप अध्यक्ष पद के लिए हैं, आपको कौन नहीं जानता कचहरी के अंदर, सभी जानते हैं। करके मवाना आया करता था, हाई स्कूल किया, फिर अमर सिंह जाट कॉलेज लखावटी से इंटर किया और ऐसे करते मेरठ में आए। तो मुझे इनका दर्द पता है। ग्रामीण अंचल के लोग हैं, रहने के लिए घर नहीं है। मैंने पहले भी आपसे भी बात की, अब भी मैं बात कर रहा हूँ कि बात करना तो करेंगे जितने हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, इसमें इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जो चुनाव होने वाले हैं इसमें मैनिफेस्टो में किसी तरीके से रखवा दिया जाए। अच्छा, बार काउंसिल्स में भी आपके पास कोई पद था? मैं 2 बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चेयरमैन रहा हूँ। अब भी सदस्य हूँ, 24 तक चयनित चुनाव। पहले इतने बड़े पद पर हैं तो इतने छोटे चुनाव में आपको नहीं पता है, माँ जो है मेरठ बार एसोसिएशन मेरी माँ है। सेवा करने आते भैया। मैं कुछ भी हो जाऊँ लेकिन माँ बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंचल में रह करके कोई भी काम जो है वो हर चीज़ से बड़ा है। माँ के लाल मैदान में कितने लाल हैं आपके साथ में? मेरे ये देख रहे हैं आप, इस अंधकार को, क्या नाम है आपका? कुंवर शफीक एडवोकेट। ये देखिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए जो इस बार के कैंपस में है उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब आए हैं। देखिए आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूँ, मिस्टर सत्यप्रकाश राणा। आइए आगे आइए। इनकी आयु 90 प्लस है और ये कांग्रेस के स्टालवर्ट रहे हैं। मिस्टर वीरेंद्र सिंह राणा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और आप जान लीजिए कि इंदिरा गांधी की नाक के पास थे। अब इनसे बात करिए और किसी मुद्दे पर बात मुझसे करनी होगी। आप इतने लंबे समय तक राजनीति में बने रहे, क्या अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या कैसे आए? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा प्रैक्टिस में, क्योंकि आप तो आराम करने की उम्र है ना। एज की वजह से। देखिए ये मैं और ये रोहतास जो है सबसे बढ़िया कैंडिडेट है यहाँ के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं और विनिंग कैंडिडेट है। और इसने बार के लिए जो है अपनी सारी लाइब्रेरी डोनेट कर दी। मुझे बता दे कोई एक किताब किसी ने दी हो। ही इज़ द पर्सन। पूरी लाइब्रेरी, लाखों रुपए की लाइब्रेरी इसने यहाँ डोनेट कर दी। और यहाँ के हाई कोर्ट की बेंच की लड़ाई, मैं भी इनके साथ जो है इलाहाबाद तक वहाँ धरने पर रहा हैं। और यहाँ की जो आप सफाई की बात कर रहे थे, ये देखिएगा, होने दीजिए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पूरी तो नहीं होती ना सर। ये चेयरमैन भी रहे नहीं, अरे तो बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं और वहाँ भी इनका अपना एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्टालवर्ट है, एक हीरो है जिसने जाके। मैं वकील साहब ये कह रहा था कि मैंने अध्यक्ष से पहले बात की है, हाई कोर्ट बेंच के लिए आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, रबड़ की बुलेट तक खाई है, पानी दिल्ली का रोक दिया गया था, सपा सरकार को झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी आज भी जो है ये मांगी रह गई है। हाँ, नहीं वो तो संघर्ष की बात है। असल में ये पॉलिटिकल मांग हो गई, इसको लोगों ने पॉलिटिक्स में ले लिया है। और वाकई यहाँ की जब कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की बात आती है, मेरठ से ज़्यादा कोई उपयुक्त जगह है नहीं। मेरठ की बात आती है तो कुछ लोग जो है आगरा मांग की उंगली लगा देते हैं। जी, अगर मान लो बेंच की मांग आपकी पूरी होने लगी तो फिर आप लोग तो ऐसे ही लड़ मरेंगे कि आगरा वाले अलग मांगते हैं, आप अलग मांगते हैं। आगरा, यही वजह है शायद। ऐसा है, ये इस मुद्दे को लोगों ने पॉलिटिकल बनाया। हमारी और आगरा वालों की कोई लड़ाई नहीं है। हमने कह दिया
आगरा के और मेरठ के बीच। देखिए आप क्या समझ रहे हैं, आप एक सवाल आपसे मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा हूँ। क्या मेरठ की 4 दीवारी के अंदर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो सकती है? होगी तो आउटर साइड पे ही। बेशक। मान लीजिए यहाँ से 40 किलोमीटर पे हो जाए, 100 हाँ, किलोमीटर, पश्चिम में कहीं भी हो जाए, तो आगरा कम से कम इलाहाबाद से तो लोग बचेंगे ना। 200 किलोमीटर है, और सुलभ न्याय पड़ जाएगा, आधा उनसे पड़ जाएगा, कहीं भी हो जाए, उनका भी समाधान, हमारा भी समाधान। मैं वही कह रहा हूँ कि सस्ता सुलभ न्याय तभी मिल सकता है, नहीं तो इतना तो केस में पैसा नहीं लग रहा, इतना आने जाने में लग जाएगा। मुद्दे पे आता हूँ, ई फाइलिंग। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में शुरू कर दिया यंगस्टर्स का ई फाइलिंग, इनको सुविधा प्रदान करानी, ई फाइलिंग की अलग से व्यवस्था करनी, इनको सिखाना पड़ा। क्या ई फाइलिंग है क्या? ये जो केसेस फाइल होते हैं अब वहाँ दौड़ने की जरूरत ये नहीं। तो शायद मैंने सुना पहले भी शुरू हो गया था। नहीं, शुरू हो गया था लेकिन अभी लोग जानते नहीं ना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे अवेयरनेस नहीं है अभी, और पार्किंग की जो व्यवस्था हो रही है उसको दुरुस्त करेंगे। हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं सही से, आप जानिए रहे। ई फाइलिंग का माननीय उच्चतम न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति हैं उन्होंने आदेश दिया था और मेरठ में उसकी फाइलिंग की घोषणा भी हो गई थी, चालू होने की घोषणा हो गई थी। किसी कारण से रुक गया है लेकिन बहुत जल्दी ही वो यहाँ चालू होने वाला है। पार्किंग के लिए यहाँ जो हमारा लो चैम्बर बिल्डिंग है उसमें नीचे प्रावधान किया है, जो माननीय जिला जज के माध्यम से बिल्डिंग बनने जा रही है। और इसके अलावा यहाँ के प्रशासन ने और जनप्रतिनिधि सबने सहयोग के साथ, माननीय जनपद न्यायाधीश जी के सहयोग के साथ एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था शीघ्र होने जा रही है कचहरी कैंपस के अंदर। ये पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। एक प्रस्ताव हमारा जो बाहर का नाला है उसके ऊपर भी पार्किंग की व्यवस्था का एक प्रस्ताव गया हुआ है सरकार के पास। कैंट भी उठा रहे लगातार इन चीज़ों को। तो हमने संपर्क किया, अपने विधायकों से संपर्क किया है, सांसदों से संपर्क किया है और सरकार के साथ सामंजस्य प्रशासन से बैठाकर हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही इसकी व्यवस्था हमारी हल होने वाली है। ये क्या है? ब्रजभूषण गर्ग में यहाँ अधिवक्ता होंगे और प्रत्येक महीने या पखवाड़ा एक सभी अभियान चला के हम अपनी कचहरी को स्वच्छ रखेंगे। पर आपसे ही करना चाहिए अध्यक्ष जी को कायदे में। क्या नाम है आपका पूरा? कहना चाहेंगे आप अपने जो वकील जन हैं, और अवेयरनेस की बात हो रही थी, अवेयरनेस किस तरीके की आनी चाहिए, ई फाइलिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो ई फाइलिंग तो शायद पहले से भी है, अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही है? नहीं, वो ई फाइलिंग पहले उसमें कोरोना काल में थोड़ा ऑनलाइन वो हुई थी, बेल वगैरह सब सुनी गई थी, तो उसमें भी टेक्निकल समय भी लगता है और थोड़ा जो नए बच्चे आ रहे हैं एडवोकेट वो टेक्निकल उसमें पूरे पूर्णतया वो हैं, लेकिन जो सीनियर हैं या थोड़े पहले आ गए 10-20 साल पहले, तो उनको थोड़ी टेक्निकल परेशानी होती है। तो उस चीज़ का भी हम जगह जगह उसमें सेमिनार करेंगे और उसका सबको जागरूक करेंगे उस बारे में। और ई फाइलिंग अगर शुरू हो गया तो इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहीं से ही मतलब वो हो जाएगी। नहीं, वोटर्स को क्या कहना चाहिए? वोटर को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है और मेरे लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कसौटी पे खरा उतरूँगा। और दूसरा, एक जो युवाओं की प्रॉब्लम है चैम्बर मेन, तो चैम्बर की भी बता ही रहे थे चैम्बर। हाँ, वो उनसे भी मिलकर करेंगे। और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, वो भी मतलब काफ़ी समस्याओं को सुनते हैं, डीएम साहब हैं, उनसे मिलकर हम प्रशासनिक एक प्रस्ताव उनसे लेंगे जिससे चैम्बरों की समस्या हल होगा। बेशक आप युवा हैं, आपके गले में माला है, तो मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रत्याशी हैं, तो थोड़ा परिचय दीजिए फिर बात। मेरा नाम औज महमूद जैदी है। मैं सीनियर एडवोकेट महमूद अली जैदी एडवोकेट जो है उनका बेटा हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी पद के लिए प्रत्याशी हूँ। इसमें आपको मतलब लगता है ये कोर्ट विरासत तो मिल गया? जी, बिल्कुल। का बेटा डॉक्टर, अधिवक्ता का बेटा। पर ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर विरासत में कोई भी प्रोफेशन मिलता है, वकालत मिलती है या डॉक्टर का पेशा मिलता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उस डिग्निटी को, उस विरासत को मेंटेन करने के लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि सारे जो फ्रेंड सर्किल होता है या प्रोफेशन से सर्किल नहीं होता है। जैसे सर है मेरे फादर भी, तो आका तो वालिद से ही जाता है कि भाई उनका बेटा कैसे अच्छा है या ये उनकी विरासत संभालने के लिए काबिल भी है या नहीं है। अभिषेक बच्चन बन जाए मजाक होता है।
भी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है। अब तो बड़ा अत्याधुनिक जमाना है, अभी भी नहीं। जी, अभी नहीं है। वाईफाई कैंपस तमाम जितने भी, चाहे किसी भी काम, कोई भी कैंपस है, सब जगह। जी, तो उसी के लिए प्रेशर हो रहेंगे। केस लॉज क्या है? प्रोवाइड करने की उन्हें बड़ी दिक्कत होती है थोड़ी। मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको कोई क्लासेस या उनको कोई इंस्टीट्यूट, मतलब इस तरह का मतलब लड़ते जो हैं वो, लेकिन फिर भी यहाँ जितने भी लोग, उन सब लोगों का ये मुद्दा, उन सब लोग वो चाहते हैं। और ये सब ये मांग जो है ना, ये मांग वकीलों की नहीं, ये तो जनता की मांग है। मैं पहले भी बात कर चुका इस पर। आप ही ऊपर क्या कहते हैं? ये क्या मुद्दे हैं? सबसे हमारी कचहरी में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मूल और धरातल की समस्या है, वो दो है। एक तो युवाओं के लिए चैम्बर, दूसरा ये अव्यवस्थित पार्किंग। सबसे पहले हम जो है अव्यवस्थित, जैसे बाबूजी ने बताया हमारे, सबसे पहले हम जो है पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने युवा भाइयों के लिए चैम्बर की व्यवस्था होना पूरा प्रयास करेंगे। तो व्यवस्थाएं आपको लगता है क्या क्या व्यवस्थित होना चाहिए? सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था जो आवागमन का संसाधन है और व्यवस्थित रहेगा जितना, तो उतना ही कचहरी में सफाई की व्यवस्था रहेगी। मैं बात कर चुका, साफ सफाई है ना, सुरक्षा, और ये तो मैं बात कर चुका इस पर। और ये तो मुझे लगता है अब तक हो जानी चाहिए। चुनाव अब से नहीं हो रहे, 50 साल से चुनाव। हम रोजगार करने बाबूजी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहले भी बाबूजी कई बार अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद अध्यक्ष बनते रहे हैं। उनकी विचारधारा पे पहले भी कई बार काम हुए हैं, कचहरी में जितने अधिकतम काम हुए हैं उनके कार्यकाल में किए गए हैं। कचहरी की मांग दोबारा थी कि बाबूजी का अध्यक्ष पद पर लाया जाए और जो काम पहले भी कर चुके हैं उससे बेहतर काम करने का उन्हें मौका मिले। इसीलिए बाबूजी और हम सभी पूरे पैनल के साथ इस बार मेरठ बार एसोसिएशन में 24-25 के लिए प्रत्याशी ग्रुप प्लानिंग के साथ आए हैं। आपको पता है एज ए वोटर क्या है, कौन है? तीसरा जो मुझे लगता है कि रोहतास जी का पैनल दिख रहा है पूरी कचहरी। अभी हमारे साथ हैं, कैसे बनेगी बार की हम बताइए। जो है मेरठ बार एसोसिएशन 2024-25 का जो है उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। और बार की गरिमा का आपने सवाल किया है। बार की गरिमा, मैं जितने भी मेरठ बार एसोसिएशन के जो वरिष्ठ हैं या कनिष्ठ हैं, मातशक्ति हैं, सभी सम्मानित अधिवक्ता का जो है, मेरे हम उम्र साथी या हम मेरे से छोटे हैं, उनका मान सम्मान करें। उनका अगर बड़ों का हम मान सम्मान करेंगे तो हमारा अपने आप भी होगा मान सम्मान। उत्साहित होंगे आप जी। आपके मुद्दे क्या हैं सर? मैं आपको बता दूं, मैं 2019-20 में मेरठ बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ताओं ने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था। तो मैंने जो है मेरी कार्यकारिणी
में जितने भी हमारी प्रबंध समिति के सदस्य थे तो वो कार्यकारिणी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। तो हमने काफ़ी जो है अधिवक्ताओं की समस्याओं पर हमने काम किया। तो जो है हमने साफ सफाई की व्यवस्था, नए टॉयलेट बनवाए, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी नए टॉयलेट। महिलाओं की अगर बात हो रही है, आपको कट करना चाहूँगा, महिला शक्ति मातृशक्ति मौजूद है। मैं एज ए वोटर और एज ए वकील बात करना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, नेतागण तो हर बार आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव आता है, क्या क्या समस्या आपको लग रही है कचहरी के अंदर जो होनी चाहिए? बिल्कुल मुख्य तौर से सबसे पहले क्या होना चाहिए? हाईकोर्ट बेंच की मांग तो लगातार चल रही है, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ कचहरी की अगर हम बात करें, कचहरी की बात करें तो आपको क्या लगता है? हाईकोर्ट बेंच के मामले में बोला जाए, वो 45 साल से चल रही है, वो प्रयासरत हैं। और जब भी रोहतास अग्रवाल जी पैनल में रहे तो हमारी बेंच का आंदोलन हमेशा हुआ। और पिछली बार हमारे रोहतास अग्रवाल जी अध्यक्ष रहे थे पिछले 3 साल पहले, तो उन्होंने यहाँ काम कराए। हम महिलाओं को वॉशरूम की समस्या थी, उन्होंने वो पूरी करवाई। और कुछ यहाँ सभी लोग आश्वासन देते हैं कि हमें जिताओ, हमें जिताओ और हम लोग आपको चैम्बर दिलाएंगे, चैम्बर, ये चीज़ कोई पूरी नहीं करता है। ये समझ तो इस बार मुद्दा उठाया है, इस बार हाँ, इस बार यह मुद्दा उठाया गया है कि चैम्बर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ हमारे नए स्टूडेंट हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनको परेशानी होते हैं, वो बैठते हैं इधर उधर, तो वहाँ पीड़ित भी होते हैं वो। इसीलिए हम चाहते हैं कि चैम्बर की जो डिमांड है वो पूरी करी जाए। और सर्व समाज पैनल है यहाँ पर, रोहतास अग्रवाल जी आ रहे हैं, अध्यक्ष के लिए आ रहे हैं रोहतास अग्रवाल जी, प्रवीण भारती सेक्रेटरी के लिए आ रहे हैं, बाकी हमारी पूरी कार्यकारिणी आ रही है। तो यहाँ हम यही चाहते हैं कि अब की बार जो सारी चीज़ें शर्तें पूरी हों। धन्यवाद। देखिए, ये महिला भी जो है बात हो रही थी महिलाओं के वॉशरूम की और तमाम चीज़ों की। आपकी बात हमने अधूरी इसलिए छोड़ी कि महिलाओं की अगर बात आई तो पहले महिलाओं का पॉइंट लिया जाए। आप पूरी बात कीजिए। जी। और 2019 में हमने जो है, जो हमारे जुडिशरी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, हमारे अधिवक्ता साथी, हमने जो है वहाँ पे गर्मी के माहौल में अच्छा, मतलब एसी अच्छे तरह से वहाँ पे एसी लगवाए थे, पंखे वंखे बढ़िया अच्छी तरह से। और हमारे कार्यकाल में जो है बार ऑफिस के लिए भी जो है हमने डोनेट किया था अधिवक्ता ने, उसके लिए भी ऑफिस में भी हमने एसी लगवाए थे। और जो है पानी की समस्या पे भी बहुत वो था कि पानी में जो था, जो पानी पीते हैं अधिवक्ता, स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए भी हमने इंतजाम किया था। नए वाटर कूलर भी लगवाए थे, नए टॉयलेट भी लगवाए थे, साफ सफाई की व्यवस्था भी हमारे कार्यकाल में। कहाँ है साफ सफाई? कुछ भी नहीं है। 2019-20 की बात कर रहा हूँ मैं, 2019-20 में फिर बिगड़ गई है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं देख के आ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप कटाक्ष न कीजिए, मुझे तो पता है ना। ये चीज़ें नहीं कह सकता। अगर मैं बाबूजी के चेहरे बात कड़वी तो है, सच्ची बात। दिखा दिया। आप अपनी बात बताइए, वो दिखा। तो किया नहीं, तो कोई नहीं है। इसके बाद कह रही है और तो ये नहीं
मेरा नाम शेर जमा खां एडवोकेट, और यहाँ मेरठ में करीब 25-30 साल से वकालत का काम अंजाम देता हूँ। और यहाँ मेरठ कोर्ट कैंपस में ज़ात बरादरी के नाम पर राजनीति हो रही है, और जो लोग अक्सरियत में है वही लोग बारी बारी से यहाँ के बार पर कब्जा करते हैं। लेकिन पिछले करीब 7-8 सालों से जो इस कचहरी के दबे कुचले लोग हैं, जिन लोगों को पूछा नहीं जाता, उसमें मुस्लिम्स हैं, हमारे एससी भाई हैं, गुजर समाज हैं, यादव समाज हैं और पंजाबी समाज है, सैनी समाज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की समाज यहाँ कोर्ट कैंपस में इलेक्शन के दौरान कोई हैसियत नहीं रहती बार के इलेक्शन में। तो हम लोगों ने एससी समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज ने मिलकर एक महाज तैयार किया है, एक यूनिट तैयार की है जिसमें तीनों लोग शामिल रहते हैं। और इन तीनों लोगों की यूनिटी देख के इस बार हमारे गुजर समाज के लोग भी हमारे साथ आए हैं, और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि बार में जो वंचित लोग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले। आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं? मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन हमने एक यूनिट बनाई हुई है कोर्ट प्रांगण में, जिसमें मुस्लिम समाज है, एससी समाज है, यादव समाज है और गुजर समाज है। हम लोगों ने तो ये सपोर्ट किसे करेंगे? हमने एक यूनिट बनाई है, एक कैंडिडेट हमारी यूनिट से होता है। एक बार एक यूनिट का होता है, एक बार मुस्लिम समाज से कैंडिडेट आता है, दूसरी बार एससी समाज से आता है, उसके बाद यादव समाज से, गुजर समाज से, सबको एक एक करके हम सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग है, सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो। जी, आरक्षण तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिनिधित्व सबका हो और हम लोग ताबेदारी ना करके हिस्सेदारी में शामिल रहें। तो ये हमारे प्रयास रहता है यहाँ पर। डॉक्टर मोहम्मद शुएब अहमद एडवोकेट। जी, अब चुनाव चल रहा है, ये आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस चुनाव से? क्योंकि चुनाव दरबार हो रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या और सुविधाएं हैं एडवोकेट्स की, वो क्या है और कब कैसे फुलफिल होंगी? समस्याएं तो बहुत सी हैं। एक साल के लिए चुनाव होता है, एक साल में उन समस्याओं का समाधान भी नहीं होता। लेकिन रोहतास साहब जिस मकसद के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए आ रहे हैं, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुने तो वो बड़ा जेन्युइन है। उनका कहना यह है कि आजकल वकीलों के बीच में चुनाव की वजह से जो माहौल ख़राब हुआ है, कि कम से कम हम उस माहौल को सुधार लें, आपस में जो एक प्रोफेशन की गरिमा है उसको किस तरह से बनाए रखें, ये उनकी चिंता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वकीलों के चैम्बर्स की समस्याएं हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की समस्या। आप हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं। हर बार जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो जीत कर आते हैं, खुद सुशोभित होते हैं, लेकिन रोहतास साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो उनसे हम सुशोभित होंगे, उनका हमारे ऊपर यह एहसान होगा कि वो हमारी बार की सेवा करेंगे, तो हमारी सेवा करेंगे। और अब क्या, वो तो एक ज़माने से सेवा करते आए हैं। मेरठ बार क्या, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा एडवोकेट ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा कराए गए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा कराया गया। तो ऐसे उम्मीदवार का चुना जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वकीलों के लिए सौभाग्य की बात है।